हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसको आप इन शॉर्ट कहते हैं आरसीसी। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जिस भी नाम से आप इस सब्जेक्ट को कॉल करते होंगे, उसका आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ। जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आई होप सो वो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे। टॉपिक का नाम है डिजाइन ऑफ शियर एंड बॉन्ड। आरसीसी, जैसा कि आप लोग को पता है, जो सिविल के बच्चे होंगे या जो आर्किटेक्चर के बच्चे होंगे उनको पता है कि आरसीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिना आरसीसी को पढ़े हुए हम नहीं समझते हैं कि आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं बिना आरसीसी को जाने हुए, क्योंकि एक आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कह सकते हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड टू फील्ड है। डायरेक्टली जो आप चीजें देख रहे होते हैं फील्ड में, उसको डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है स्पेशली सिविल वालों के लिए। सिविल को ही पढ़ना है बेसिकली, या जो बच्चे आर्किटेक्चर के इस वीडियो को व्यू कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो डिजाइन ऑफ शियर, ये एक आरसीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली आज हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर। शियर जिसको आप शियर इन्फोर्समेंट कहते हैं, क्यों इस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, डिजाइन ऑफ शियर या बॉन्ड कहने का क्या मतलब है, ये टॉपिक को पढ़ाने का पर्पस क्या है, ये सारा कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये एक फिगर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, बड़ा ही कॉमन सा फिगर है। हम समझते हैं कि सब लोग इस फिगर से फेमिलियर होंगे, राइट। एक नॉर्मल मैन, जो भी एक नॉर्मल जो सिविल इंजीनियर नहीं भी है, वो भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इस फिगर से बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। फेमिलियर कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं एक बीम आपको दिख रहा होगा, और इस बीम में ऊपर में रिइंफोर्समेंट, नीचे में रिइंफोर्समेंट आपको दिख रहा होगा लाल से, और इन दोनों रिइंफोर्समेंट को एक स्टेप से, एक लोहे से जो है अटैच कर दिया गया, स्टेप से राउंड लोहा से अटैच किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पतला सा आप लोहा देख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इस दोनों बार के साथ बाइंड कर राउंड करके बांध रहे हैं। एज ए सिविल इंजीनियर इसको हम लोग कहते हैं शियर रिइंफोर्समेंट, या जिसको हम कहते हैं स्टीरअप्स। लेकिन जनरल लैंग्वेज में नॉर्मल मैन इसको, जो नॉर्मल जो हमारे मिस्त्री या ठेकेदार या लेबर इस टाइप के जो लोग होते हैं, वो इसको कहते हैं चूड़ी। अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई चूड़ी लाओ, बीम कास्ट होने से पहले बोलते हैं चूड़ी बांधो, लेकिन टेक्निकली उसको हम कह रहे होते हैं स्टीरअप्स। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा या उठना भी चाहिए कि एज ए सिविल इंजीनियर अगर हम चूड़ी नहीं देते हैं, जिसको हम टेक्निकली स्टीरअप्स कहेंगे, स्टीरअप्स कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये जो आप रिइंफोर्समेंट देख रहे हैं, ये जो आप रिइंफोर्समेंट देख रहे हैं, जो क्या कर रहा है, इन दोनों मेन बार को आपस में क्या करा रहा है, बाइंड करा रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरअप्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरअप। जिसका आप यहां पे सेक्शन देख रहे होंगे, यही है हमारा स्टीरअप्स। या आप यहां भी देख रहे होंगे इस टाइप से, यहां भी आप देख रहे होंगे इस टाइप से। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा एज ए सिविल इंजीनियर, नहीं भी उठ रहा है तो आप उठ जाएगा, कि आखिर हम लोग चूड़ी देते क्यों हैं, या स्टीरअप जिसको हम टेक्निकली शियर इन्फोर्समेंट कहते हैं, ये क्यों देते हैं। आप देखिएगा बिना कोई भी स्ट्रक्चर जो आरसीसी का बना हुआ होगा, स्पेशली जो बीम्स हम बनाते हैं, तो बिना चूड़ी दी हुए, या जिसको कहते हैं बिना स्टीरअप्स दिए हुए, जिसको शियर इन्फोर्समेंट भी हम कहेंगे, बिना शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किए हुए हमारा जो बीम है वो रेडी नहीं होता है। आखिर क्यों ऐसा, आखिर इस चूड़ी को देने का पर्पस क्या है, आखिर इस शेयर इन्फोर्समेंट को देने का बेनिफिट क्या है, वो हम लोगों को एक दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा। तो एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग शेयर इन्फोर्समेंट। अगर हम शेयर इन्फोर्समेंट नहीं देते हैं तो क्या मेरा बिल्डिंग सर्वाइव करेगा, कि मेरा बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगा, या मेरा बीम जो है वो सर्वाइव करेगा, या मेरा बीम सर्वाइव नहीं करेगा, इसका जवाब दीजिए। तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठेगा, उस क्वेश्चन का क्या आप जवाब देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो चलिए इस जवाब को हम लोग इस वीडियो में ढूंढते हैं। देखिए, जिसको आप चूड़ी कहते हैं, शेयर इन्फोर्समेंट कहते हैं, ये एक बीम को जब आप बना रहे होते हैं, जब बीम को आप कास्ट कर रहे होते हैं, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चलिए उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके हम लोग। लेट अस अज्यूम कि हमने एक बीम अज्यूम किया, यहां पे मैंने क्या किया, एक बीम लिया, और ये मान के चलिए दो सपोर्ट्स है इस बीम में। इस फिगर के थ्रू आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर शियर रिइंफोर्समेंट दिया क्यों जाता है। अब हमने फॉर एग्जांपल यहां पे एक बीम बनाया, और ये हमारे पास दो सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। नाउ अब
इसके ऊपर लेट अस अज्यूम कुछ लोड ऐड कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस टाइप से कोई भी एक यूडीएल ऐड कर रहा है W न्यूटन पर मीटर का। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है। और इस बीम से मान के चलिए हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस है जो क्रॉस कर रहा है। ये हमारा क्या क्रॉस कर रहा है? न्यूट्रल एक्सिस, जो बीम को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक भाग बीम का जाता है टेंशन में और एक भाग बीम का जा रहा है कंप्रेशन में, उसको वो डिवाइड करता है। नाउ अब अगर इस पर्टिकुलर बीम का, जिसके ऊपर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है और एक सिंपली सपोर्टेड बीम मैंने यहां बनाया है, अगर इसका हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसका एसएफडी और इसका बीएमडी। अगर आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कुछ आपको कैसा दिखेगा? ये आपको इसका कुछ शियर फोर्स डायग्राम दिखेगा। और अल्टीमेटली जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? आपको कुछ इस टाइप से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखेगा। ये इसका दिखा आपको एसएफडी और ये इसका दिखा आपको बीएमडी। बहुत कॉमन है, आपने एक बीम लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके ऊपर प्रैक्टिकली मालूम है कि लोड हमारा कैसा होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसका जब मैंने एसएफडी बनाया तो कुछ ऐसा दिखा, बीएमडी बनाया तो मैंने कुछ ऐसा दिखा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर बीम के अंदर दो सेक्शन कट करते हैं, एक सेक्शन हम कट करते हैं सेंटर के अबाउट और एक सेक्शन कट करते हैं हम सपोर्ट के अबाउट। सेंटर कट करने का मतलब ये होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर बीम में से जो सेंटर पार्ट है वहां से एक छोटे से स्ट्रिप को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, या एक छोटे से एलिमेंट को, बीम के एक छोटे से एलिमेंट को कहां से हम बाहर निकालते हैं? एक सेक्शन लेते हैं, मान के चलिए बिल्कुल सेंटर पे इस बीम के, जिसका नाम हम कर देते हैं X11। और ये सेक्शन जो मैंने लिया है ये बिल्कुल सेंटर पे लिया है, और इस सेंटर पॉइंट पे जहां मैंने सेक्शन लिया है वहां से मैं एक छोटे से बीम एलिमेंट को अलग कर लेता हूं। मतलब कहने का है कि यहां से मैं एक छोटे से बीम एलिमेंट को इस बीम से अलग कर, मेन बीम में से एक छोटे से बीम एलिमेंट को मैं अलग करता हूं, और वो जो बीम एलिमेंट मैंने अलग किया है उसे मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये बीम एलिमेंट मान के चलिए मैंने अलग किया, इसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने 1 रखा। ये बीम एलिमेंट 1 है। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बीम एलिमेंट के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा, या कौन कौन सा स्ट्रेसेस जो है इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। अब हम यहां पे वो देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो मैंने बीम एलिमेंट लिया है ये बिल्कुल मैंने कहां पे लिया है? सेंटर पे लिया है। और सेंटर पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो मोमेंट है वो क्या होता है? मैक्सिमम। सेंटर पे जो मेरा मोमेंट है वो बिल्कुल क्या है? मैक्सिमम। दैट इज जो मेरा बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम है। तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक। कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा होगा? आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक, जिसमें आपको एक इक्वेशन पढ़ाया गया होगा जिस इक्वेशन का नाम है फ्लेक्सरल इक्वेशन। आई होप सो कि आपको याद होगा, आपने एक इक्वेशन पढ़ा उसमें फ्लेक्सरल इक्वेशन। आई होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा। और फ्लेक्सरल इक्वेशन हमारा होता है, अगर आपको ध्यान में हो तो मैं यहां पे लिखता हूं, M/I इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू E बाई आर। आई होप सो कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये फ्लेक्सरल इक्वेशन पढ़ा होगा। अगर इस फ्लेक्सरल इक्वेशन में हम दो वैल्यूज को अलग करके चलते हैं, अगर दो इक्वेशन को अगर मैं लेके चलता हूं, जैसे अगर मैं M/I इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई को लेके अगर चलता हूं, तो आपको मालूम है M कहने का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, I कहने का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा कहने का मतलब होता है क्या? बेंडिंग स्ट्रेसेस, और Y कहने का मतलब होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करके अगर मैं अपना बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहूं सिग्मा, तो मेरा कैसे निकलेगा? वो निकलेगा M/I इंटू वाई, सिंपली हमारा निकलेगा। तो मालूम ये चला इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कि जो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंट के। तो जितना ज्यादा मोमेंट आएगा उतना ज्यादा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो जनरेट करेगा बीम के अंदर। तो जितना ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट करेगा उतना चांसेस है हमारा क्या? कि इस पर्टिकुलर फिगर में जो सेक्शन 1-1 है हमारा, जो एलिमेंट 1 मैंने लिया है, वहां पे स्ट्रेस कुछ कैसे एक्ट करेगा? कुछ इस नेचर का एक्ट करेगा, सिग्मा और सिग्मा।
पुलिंग नेचर का कुछ एक्ट करेगा। जितना ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस होगा मतलब बीम उतना ज्यादा बेंड हो रहा होगा और उसको बैलेंस करने के लिए उतना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा। तो अल्टीमेटली जब बीम हमारा जितना ज्यादा बेंड करेगा तो वो क्या होगा, अपार्ट होना चाहेगा। इन शॉर्ट कि जब ये बीम इस टाइप से बेंड करेगा, इस टाइप से, तो इस पार्ट में क्या आएगा, क्रैक्स आना शुरू होगा। मतलब कि ये जो पार्ट है ये एक दूसरे से अलग होना चाहेगा। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, अलग होना चाहेगा। अब एक बात बताइए, जब ये अलग होना चाहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मालूम ये चला कि सेक्शन 11 पे जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है वो कैसा एक्ट करेगा, पुलिंग नेचर का। और ये दो इसको इधर से कुछ इस टाइप का इसमें क्रैक्स जो है वो क्रिएट कराएगा, वर्टिकल क्रैक्स। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि ये दोनों स्ट्रेसेस क्या करेगा, स्टेप से यहां पे एक वर्टिकल क्रैक जो है वो जनरेट करा देगा। अब इस वर्टिकल क्रैक को बचाने के लिए, मतलब कि ये जो मेरा वर्टिकल क्रैक आया है इसमें, इसको बचाने के लिए हमने क्या दिया है, इसमें रिइंफोर्समेंट दिया है। मेन रिइंफोर्समेंट जो हमारा मेन सरिया है, जो मेन छड़ हमने दिया है, उसका काम क्या है, इसी वर्टिकल क्रैक्स को बचाने के लिए। तो ये जो वर्टिकल क्रैक्स है, ये वर्टिकल क्रैक्स हमारा बच जाएगा किसके वजह से, इस मेन रिइंफोर्समेंट के वजह से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नाउ अब एक और सेक्शन हम लोग मान के चलिए लेते हैं, कहां पे, सपोर्ट के तरफ। यहां पे हम लेते हैं सपोर्ट के नियर अबाउट, सपोर्ट के नियर अबाउट, जिसका नाम हम दे देते हैं X22। अब जो मैंने सपोर्ट के नियर अबाउट जो मैंने सेक्शन कट किया है, वहां उस सेक्शन के अबाउट भी हम एक छोटा सा एलिमेंट को अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे मैंने इस एलिमेंट 1 को निकाला था, और फिर वहां पे भी मैं चेक करता हूं कि जो मेरा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो कैसा एक्ट कर रहा है, कौन सा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। नाउ अब जब आप एलिमेंट 2 अलग करेंगे तो आपका एलिमेंट 2 आपने कुछ इस टाइप से अलग कर लिया। कहां पे आपने एलिमेंट 2 अलग किया, सपोर्ट के पास। जब आपने सपोर्ट के पास एलिमेंट 2 अलग किया, अब क्या होगा, सपोर्ट के पास देखिए आपका शियर फोर्स जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, और बेंडिंग मोमेंट आपका क्या है, मिनिमम है। सपोर्ट के नियर अबाउट जैसे जैसे आप जा रहे हैं तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, हमारी घटती जा रही है। तो डोमिनेंट क्या है, शियर फोर्स के बेंडिंग मोमेंट, इन दोनों में डोमिनेंट वैल्यू किसकी है, डोमिनेंट वैल्यू हमारी किसकी है, शियर फोर्स की डोमिनेंट वैल्यू है। क्लियर है, सिंपल आपको। नाउ जब शियर फोर्स की वैल्यू डोमिनेंट है सपोर्ट के पास, तो आपने फिर पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक टॉपिक जिसका नाम है शियर स्ट्रेस इन बीम। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स पढ़ा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस करके। और उसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा शियर स्ट्रेसेस इन बीम, जिसमें आपको शियर स्ट्रेस इक्वेशन पढ़ाया गया होगा, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू ए इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई आई इंटू बी। यह आपने इक्वेशन पढ़ा होगा शियर स्ट्रेस टॉपिक में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। नाउ इससे आपको यह मालूम चला कि जो मेरा टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर फोर्स के, मतलब जितना ज्यादा शियर फोर्स उतना ज्यादा हमारा शियर स्ट्रेस होगा। तो इन शॉर्ट मालूम यह चला कि सपोर्ट के पास जब मैंने एलिमेंट 2 लिया तो वहां पे मैंने क्या देखा कि जो शियर स्ट्रेस था उसकी वैल्यू ज्यादा है, और सेंटर के अबाउट मैंने देखा है, सेंटर के नियर अबाउट, कि मेरी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा थी। तो जहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कैसे एक्ट करेगा इस एलिमेंट के ऊपर, वो किसी सेक्शन पैरेलली इस टाइप से उसको दिखाते हैं शियर स्ट्रेस को। हम देखिए इस टाइप से हम शियर स्ट्रेस को दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो शियर स्ट्रेस क्योंकि मैक्सिमम है कहां पे, हमारा सपोर्ट के पास, तो शियर स्ट्रेस ज्यादा डोमिनेंट हुआ, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिनिमम है तो बेंडिंग मोमेंट हमारा लीस्ट डोमिनेंट हुआ, तो बेंडिंग मोमेंट का कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जितना ज्यादा शियर स्ट्रेस का इफेक्ट आएगा इस एलिमेंट 2 के ऊपर। नाउ अब जब शियर स्ट्रेस को आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया एलिमेंट 2 के अबाउट, जो कि हमारा सेंटर के अबाउट था, तो ये इस सेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट कराएगा, जैसे बेंडिंग डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से वर्टिकल क्रैक हमारा क्रिएट हो रहा था, तो इसके वजह से हमारा क्या होगा, अब देखिए ये जो हमारा दोनों ये हमारा जो शियर स्ट्रेस टाउ एक्ट कर रहा है, इसका रिजल्टेंट कैसे एक्ट करेगा, इधर की तरफ, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर एक्ट करेगा, इधर के अबाउट। मतलब इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर, और इसका रिजल्टेंट इधर। ये कुछ इस टाइप का डायगोनल क्रैक्स क्रिएट कराएगा बीम में।
सपोर्ट के अबाउट, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस इधर जाएगा और ये जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस इधर की तरफ एक्ट करेगा, तो उसके वजह से इस एलिमेंट में कुछ इस टाइप का डायगोनल क्रैक्स आएगा। जो मेरा शेयर फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से कुछ इस टाइप का डायगोनल क्रैक्स आएगा। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि वर्टिकल क्रैक को रोकने के लिए तो हमने मेन रिइंफोर्समेंट दिया था, जो मेन सरिया आपने दिया था उसका काम था वर्टिकल क्रैक को रोकने का। तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब अब ये जो डायगोनल क्रैक आ रहा है सपोर्ट के अबाउट, जैसे जैसे हम सेंटर से सपोर्ट के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा क्रैक का जो पैटर्न है वो वर्टिकल से डायगोनल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जब वर्टिकल से डायगोनल की तरफ हमारा शिफ्ट हो रहा है क्रैक का पैटर्न, तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि इस डायगोनल क्रैक को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है। जो मैंने मेन बार दिया है वो तो हमारा वर्टिकल क्रैक्स को रोकेगा, फिर डायगोनल क्रैक को हम कैसे रोकें किसी बीम में। तो डायगोनल क्रैक्स को ही बचाने के लिए हम लोग क्या किस चीज का कॉन्सेप्ट लेकर आए, हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए शियर रिइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। शियर रिइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरअप्स। तो जो स्टीरअप्स बेसिकली हमने जो प्रोवाइड किया, जिसको शियर रिइंफोर्समेंट कहेंगे, नॉट ओनली स्टीरअप्स, जिसको हम बेसिकली अच्छा वर्ड होगा यहां पे शियर रिइंफोर्समेंट यूज करने का। तो जो शियर रिइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसीलिए आया कि जो डायगोनल क्रैक्स हमारा हो रहा था बीम में, जैसे जैसे हम सपोर्ट सेंटर से बीम के सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तो जो मेरा क्रैक का जो पैटर्न था वो 90 डिग्री से घटते घटते 45 डिग्री तक जाने लग गया। तो अब जो 45 डिग्री पे जो हमारा यूजुअली जो क्रैक्स जनरेट किया, उस क्रैक को रोकने के लिए बेसिकली हमने शियर रिइंफोर्समेंट जो है प्रोवाइड किया। जो एक शियर रिइंफोर्समेंट हमारा स्टीरअप के फॉर्म में सामने निकल के आया। तो जो बेसिकली आप स्टीरअप्स जो देते हैं, उस स्टीरअप्स का काम ये होता है कि जो भी डायगोनल क्रैक्स क्रिएट होंगे हमारे बीम में, उस डायगोनल क्रैक्स को वो जो शियर रिइंफोर्समेंट होता है जिसको आप स्टीरअप्स कह रहे हैं यहां पे, ये जो स्टीरअप्स आप बेसिकली देखते हैं, इसका बेसिकली काम यही होता है कि जो भी डायगोनल क्रैक्स क्रिएट हो किसी भी बीम में, तो उस डायगोनल क्रैक को वो क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, उस डायगोनल क्रैक से इस पर्टिकुलर बीम को बचाएगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स भी हम लोग शियर रिइंफोर्समेंट बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार हम लोग बेंट अप बार के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अक्सर आप देखिएगा प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली कि जैसे अगर ये कोई आपका बीम है और ये बीम अगर मान के चलिए कंटिन्यूअस है और मान के चलिए यहां पे कोई सपोर्ट है, तो कई बार क्या देखिएगा जो मेन बार होता है उसको लाके सपोर्ट पे लाके हम लोग स्टेप से बेंड कर देते हैं। अक्सर आप देखिएगा स्टेप से बेंड कर देते हैं। तो बेंड करने का पर्पस यही होता है कि जैसे जैसे हम सपोर्ट के पास बढ़ते हैं तो हमारा डायगोनल क्रैक्स जो है वो बढ़ता जाता है। तो हम कई बार करते क्या है कि जो मेरा मेन बार है वो सपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका कोई खास काम बचता नहीं है, तो उसको हम लोग डायगोनल क्रैक्स को बचाने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो कई बार आपको देखने को यह मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ बार को मोड़ देने से काम नहीं चलेगा। तो बार के साथ साथ बार को तो बेंड करते ही हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ अमाउंट का स्टीरअप भी यहां पे प्रोवाइड, इस टाइप से स्टीरअप्स भी प्रोवाइड हम लोग कर देते हैं। तो इन शॉर्ट ये था कि शियर रिइंफोर्समेंट या जिसको आप चूड़ी कहते हैं क्यों दिया जाता है बीम में, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप सो कि अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टीरअप्स, जिसको आप चूड़ी भी कहेंगे, जिसको शियर रिइंफोर्समेंट हम लोग कहते हैं इन एनी बीम, द ओनली पर्पस इज टू अवॉइड या ओनली पर्पस इज टू मेक द बीम सेफर फॉर डायगोनल क्रैक्स। जो भी डायगोनल क्रैक्स हमारा बीम में आता है उसको ये जो स्टीरअप्स होता है वो उसको रोकने का काम करता है, राइट। और इस डायगोनल क्रैक जनरेट कैसे होता है उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि आप एक बीम ड्रॉ कर लेंगे, उसके ऊपर कुछ यूडीएल वगैरह अप्लाई करेंगे और आप सेक्शन और एलिमेंट सेंटर पे और सपोर्ट के अबाउट जाके आप सेक्शन लेके आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिएगा कई बार आपको देखने को मिलता है जब प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में जाके देखेंगे तो जब चूड़ी बैठाया जाता है, चूड़ी को बांधा जाता है जिसको शियर रिइंफोर्समेंट हम कहेंगे, जब बांधा जाता है तो देखिएगा सपोर्ट के पास स्पेसिंग काफी कम रखी जाती
रहती है। और सपोर्ट से जैसे जैसे आप दूर सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि सपोर्ट के पास मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा ऐड कर रहा होता है, उसके वजह से मैक्सिमम डायगोनल क्रैक्स क्रिएट हो रहा होता है। तो हम लोग इसीलिए उसको बचाने के लिए मैक्सिमम हमारा, क्योंकि सपोर्ट के पास है, इसलिए वहां पे स्पेसिंग जो है देखिएगा स्टीरअप्स का कम रखा जाता है। और सेंटर से जैसे अब सेंटर के अबाउट जैसे जैसे आप पहुंचते जाएंगे, स्पेसिंग जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो आई होप सो कि आपको चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें हम लोग को इसी सब सिलसिले में पढ़ना है कि जो स्टीरअप हम लोग प्रोवाइड करें तो कैसा प्रोवाइड करें, पहले तो स्टीरअप्स कितने टाइप्स का होता है, दैट इज शियर रिइंफोर्समेंट कितने टाइप्स का होता है, वो हम लोग को इसमें पढ़ना है। उसके साथ ही साथ जो स्टीरअप्स आप प्रोवाइड करेंगे उसका साइज क्या लेंगे, आप कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो कंप्लीट डिजाइनिंग है वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जिसका नाम है डिजाइन ऑफ शियर एंड बॉन्ड, इसमें पढ़ना होता है कि कैसे हम एक शियर इन्फोर्समेंट को डिजाइन करें, कौन सा स्टीरअप हम लें, सिंगल लेग, 2 लेग, 4 लेग, कौन सा स्टीरअप लें, स्टीरअप विथ बेंट बार कौन सा लें, ये सारा डिजाइन का पार्ट है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा और उस कैलकुलेशन को अल्टीमेटली यूज करके फिर आप डिजाइन करते हैं, जैसे आप आगे करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का मेरा मोटो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको एक ओवरव्यू देना कि शियर रिइंफोर्समेंट आखिर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो टास्क आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना है। आप इंडिया के किसी भी कोने से वीडियो देख रहे हो, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आप इस वीडियो को ओवर किया जाए। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और फिर अपना कोर्स को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।